हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा लर्निंग हॉबी। आज हम यहाँ पर क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आप सबको पता है कि हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यानी कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, इन सबको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? प्रेजेंस या फिर फ्लो ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है, या तो चार्ज प्रेजेंट होते हैं या फिर चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं। अब चार्ज क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये डिनोट होता है कैपिटल क्यू से, हम इसे कैपिटल क्यू से लिख सकते हैं। ये एक एटम की प्रॉपर्टी होती है। आप सबने पहले 9th क्लास में एटम के बारे में पढ़ रखा है। एटम में होता क्या है कि एटम में तीन चीजें होती है, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। यहाँ पर जो हमारे चार्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अगली इसकी प्रॉपर्टी है जो लाइक चार्जेस होते हैं। लाइक चार्जेस मतलब सेम सेम चार्ज, या फिर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही चार्ज नेगेटिव होंगे। लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो, लाइक चार्ज मतलब यहाँ पर जैसे हमने दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, ये सेम सेम चार्ज है, एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, ये हमारे लाइक चार्ज है। सेम एग्जांपल विद नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में भी क्या है, दो चार्ज है, ये भी एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। अगले में हमने अनलाइक चार्ज ले लिया। अनलाइक चार्ज मतलब अलग अलग चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे ही सेम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसके बाद जो चार्ज की हमारी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ये होती है कॉलम। कॉलम, और इसे डिनोट किया जाता है, मतलब लिखा जाता है सिंबल से, सी से, कैपिटल सी से। अब चार्ज जो हमने पढ़ा था, हमने 9th में भी पढ़ा था, ये चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, यानी कि माइनस का साइन 1.6 को गुना कर देंगे 10 की पावर 10 की घात -19 से। अब एक और टॉपिक है यहाँ पर चार्ज में ही आता है, जो इस पे 10th क्लास में कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता, ओनली 1 मार्क्स का ही आता है। तो ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू में NE। एन यहाँ पर हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई है हमारा चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स पे होते हैं। इसका अगर अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि देखो, अब हमने एक उसमें निकालना है, तो n इक्वल टू में जो ये क्यू था यहाँ पर डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा, क्यू डिवाइड बाय में ई, और इसकी जो वैल्यू होती है मल्टीप्लाई करके क्या आएगी हमारे पास, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 80। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट। अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम करंट को जानेंगे, करंट क्या होता है। देखो यहाँ पर जो एक डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर हमने एक कंडक्टर ले लिया। कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट आसानी से पास हो सकता है। तीन तरह के होते हैं हमारे पास, एक कंडक्टर जिसमें से करंट आसानी से पास हो सकता है, दूसरा हमारा क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में से पार्शियल करंट पास होता है, यानी कभी होता है कभी नहीं होता, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती है। और थर्ड होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में से हमारा करंट पास नहीं होता। तो हमने यहाँ पर एक मेटल का कंडक्टर ले लिया, इसके अंदर जो ये ई के ऊपर नेगेटिव साइन है, ई हमारे इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव साइन यानी कि माइनस का जो दिखाई दे रहे हैं, ये इसका मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक्चुअल में रैंडम होती है। रैंडम मतलब इधर उधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा क्या है, उधर जा रहा है। अब हमने देखा है कि जो हमारे घरों में भी वायर्स होती है, तारे होती है, करंट तो उसमें भी होता है, लेकिन जब तक हम अपना स्विच ऑन ना करें तो वो करंट क्या है, फ्लो नहीं करता। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में उस वायर्स में भी इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, लेकिन जब भी हम अपना स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन
वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो करता है वायर में से। अब इसकी डेफिनेशन देखो होती क्या है, ये करंट की डेफिनेशन है, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि एक टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वायर में से तार में से, उसे बोलेंगे करंट। एक और चीज कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे या राइट टू लेफ्ट में जा रहे हैं या फिर लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं, तो हमारा करंट की डायरेक्शन हमेशा उससे उल्टी दिशा में होती है, यानी कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारा करंट जाएगा हमेशा लेफ्ट टू राइट। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं हम करंट क्या होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में करंट का फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम, यानी कि चार्ज को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो किसके बराबर होता है, वो करंट के। अब करंट को हमने, करंट का सिंबल क्या होता है, आई, यानी कि करंट को हम आई से लिखते हैं। आई इज इक्वल टू में क्यू डिवाइड बाय टी। क्यू हमारा सिंबल था चार्ज का और टाइम का सिंबल क्या होता है हमारा टी, तो इसका फॉर्मूला बनेगा आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय में टी। अब इसकी एसआई यूनिट होती है करंट की एम्पियर। एम्पियर, अब हम इसको यहाँ से 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। जब हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में वायर में से फ्लो करेगा तब हम करंट क्या बोलेंगे, कितना है, 1 एम्पियर। अब करंट को जो मापने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे हम बोलते हैं एमीटर। ये डिवाइस हमारे जो सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज का मतलब है हमें एक लाइन में, यानी कि अगर हमारा बल्ब कनेक्ट है तो उसी की लाइन में ही हमारा एमीटर कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में ही पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे अभी पहले हमने एक एग्जांपल लिया था कि हमारा जो ये एक कंडक्टर लिया था, हमने कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स लिए थे और बताया था कि जब तक ये वायर से यानी कि कनेक्ट नहीं है, जब तक हम स्विच ऑन ना करें, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में, रैंडम मतलब इधर उधर कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किस दिशा में जा रहा है, ये एक लाइन में मूव नहीं कर रहे थे। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे इस फिगर में दिखाई दे रहा है आपको, 2 बीकर्स बने हुए हैं, ये बीकर ए है, ये बीकर बी है। ए बीकर में जो पानी का लेवल है, मतलब ए बीकर पूरा फुल है और बी बीकर में थोड़ा सा ही पानी है, दोनों को हमने बीच में एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे तुम्हें पता है कि हमेशा क्या होता है कि जो चीज है, कोई भी है, लिक्विड है, वो फ्लो करता है हाई से लो में, यानी कि जो ज्यादा हाइट है वहां से कम हाइट में फ्लो करेगा। इसका एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, आपके घरों में टैंकी होती है, हम उसे हमेशा छत के ऊपर लगाते हैं ताकि हमारे जो टैप में है यानी टूटी में है उसमें क्या होता है कि प्रेशर अच्छे से आ सके, सही पानी फ्लो कर सके, हम इसलिए यूज करते हैं। यहाँ पर भी क्या है, बीकर ए है जो हमारा पूरी तरह से फुल है और बीकर बी में है थोड़ा सा पानी है। अब इसमें क्या होता है कि जो जहाँ पर पूरा फुल है वहां से पानी क्या करेगा, जहाँ पर कम पानी है वहां पर फ्लो करेगा, इसलिए यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखो हमारे इस कंडक्टर में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, और हमने पहले इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं। हमने इसको कंडक्टर को, हमारा जो मेटल, नीचे थर्ड फिगर में देखो हमारा जो यहाँ मेटल कंडक्टर था, हमने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले बैटरी का जो सिंबल होता है, बैटरी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर हमने 2 सेल लेके बैटरी बनाई हुई है, तो और साथ में हमने यहाँ पर एक की भी अटैच की हुई है। अब इलेक्ट्रॉन्स है, जब मैं इस की को प्रेस करूंगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज की तरफ से क्या होंगे, रिपेल होंगे। यही पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V, यानी कि इसका जो सिंबल होता है, इसको जो लिखा जाता है वो कैपिटल V से लिखा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि जो हम काम करते हैं चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने को, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो हमने पिछले डायग्राम में देखा था, एक तरफ सारे इलेक्ट्रॉन से नीचे हमने बैटरी लगाई, तो जो हम काम हुआ इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि जो चार्ज था हमारा उसे वहां पर बैटरी तक ले जाने में, उसे जो हमने काम किया उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके फॉर्मूले से समझेंगे, मैथमेटिकल टर्म क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डिवाइड बाय चार्ज, यानी कि वर्क को जब हम चार्ज से डिवाइड करते हैं। अब इसका सिंबल पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे ऊपर बताया मैंने आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से लिखते हैं और वर्क को कैपिटल W से, चार्ज को कैपिटल Q से। अब इसको हम मैथमेटिकल ऐसे लिखेंगे V इज इक्वल टू में W डिवाइड बाय में Q। इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। अब वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो इसकी बता दी वोल्ट होती है, वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल, और हमारा जो यहाँ चार्ज था उसकी हमारी SI यूनिट क्या है, कूलम। तो यहाँ से हमारे पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या आएगी, जब 1 जूल है, जो 1 जूल वर्क डन है वो किया जाए 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तब हम इसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, 1 वोल्ट। When 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt। यानी कि 1 जूल जो हमारा 1 जूल एनर्जी थी, या फिर हम क्या करेंगे, 1 जूल एनर्जी हमारी लगी या एक हमने काम किया 1 कोलम ऑफ चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो हम उसे बोलेंगे 1 वोल्ट। अब जैसे पहले बताया था कि करंट को मेजर करने का जो डिवाइस था वो क्या होता है, एमीटर, और ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का जो डिवाइस है उसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो एमीटर वहां पर मैंने आपको बताया था हमेशा सीरीज में लगता है, यानी कि हमारा जो भी चीज है, चाहे हमने बल्ब लिया चाहे कुछ भी लिया, उसके साथ सीरीज में लगता है, लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा उसके पैरेलल में लगता है, मतलब उसके नीचे ही लगेगा, वो एक लाइन में लगेगा और वो उसके पैरेलल में लगेगा। तो ये हमारा वोल्ट मीटर वाला एमीटर, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार आ जाता है कि क्यों एमीटर कैसे कनेक्ट होता है या फिर वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, और इसका हमारा आगे के भी टॉपिक्स में जरूरत पड़ेगी। तो आप यहीं से याद रखें कि जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में यूज होता है और एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में यूज होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। 10th क्लास के लिए जो ओम्स लॉ है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ओम्स लॉ करने से पहले हम इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, होती क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ अ मेटल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि जो क्या होता है कि इसमें सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी मेटल कंडक्टर के अंदर, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना उसमें से करंट पास हो रहा है, और जो टेम्परेचर है इस कंडीशन में हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर वेरी करता है तो ये इक्वेशन में चेंज आ जाएगा, यानी कि हमारा जितना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है उतना ही करंट फ्लो करेगा। इसको सिंबल फॉर्म में देखो, V है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I। जैसे आपको पता है फिजिक्स में हमेशा जो ये डायरेक्टली ये सिंबल होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जब भी हम इस सिंबल को हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट और इक्वल लगता है। यहाँ पर हमारा इक्वल का साइन और जो कांस्टेंट आया है वो हमारा है R, यानी कैपिटल R, और कैपिटल R हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है। अब देखो जैसे हम रोड पे जा रहे होते हैं, अगर तुम्हारी व्हीकल की स्पीड, कोई भी वाहन जिससे भी तुम जा रहे हो उसकी स्पीड को कम करने के लिए ब्रेकर्स लगाए गए हैं, ऐसे ही करंट की स्पीड को कम करने के लिए हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ये एक तरह से रुकावट होती है करंट के फ्लो करने में, यानी अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और ये एक तरह से करंट कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज को फ्लो करने में रोकता है, यानी कि रुकावट पैदा करता है, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसका जो सिंबल है हमारे पिछले वाले इक्वेशन में हमारा क्या था, V इक्वल टू में I डिवाइड में V इक्वल टू में I मल्टीप्लाई बाय R। यहाँ पर हमारा उसी से इक्वेशन से लिया है हमने V R इक्वल टू में V डिवाइड बाय में I। अब रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम। अभी ओम कैसे आई, देखो हमने पिछले उसमें बताया था जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी SI यूनिट होती है हमारी वोल्ट।
और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो वहां से रेजिस्टेंस की यूनिट आई, वो क्या आई, ओम। इसको अगर हमने डिफाइन भी करना हो तो हमें 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। जब 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। नेक्स्ट, ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओम्स लॉ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 10th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 to 5 मार्क्स में ये एवरी ईयर, हर साल हमारे एग्जाम में आता ही आता है। या तो हमारा कंप्लीट आ जाता है या फिर हमारा ये आ जाता है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चाहे कोई भी बोर्ड हो उसमें ये टॉपिक हमारा आता ही आता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो, हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस की तरफ तो हमने वी ले लिया, यानी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, और जो हमारा वाई एक्सिस है उसकी तरफ हमने क्या ले लिया, करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो हमारी लाइन बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। बहुत इजी ग्राफ है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है हमारा, जो कई बार प्रैक्टिकल उसमें आ जाता है, 2 मार्क्स में आ जाता है। देखो, अब हमें यहाँ पर v की यानी पोटेंशियल डिफरेंस की कुछ वैल्यू सेट दी गई, जैसे 4, 8, 12, 16, 20। आई की हमें वैल्यू दे दी 8 और 16, बाकी हमें खुद से फाइंड करनी है। अब देखो, जब मैंने मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, v डिवाइड बाय में आई, यानी कि v को हमने i से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखो 4 और 8 को जब मैं कट करूंगी तो क्या आएगा, 1/2। ऐसे 8 और 16 को मैं कट करूंगी तो क्या आना चाहिए, 1/2। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाली वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखो, 3 डिवाइड बाय में आई, 4 डिवाइड बाय में 8 कट करके आ गया 1/2। अब हमें 12 की हमें पोटेंशियल तो दे दिया 12, हमें करंट इसका क्या है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 12 डिवाइड बाय में हमने जो निकालना है हमने उसको लिख दिया x से, और डिवाइड बाय 1/2। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, 20। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है। ये टॉपिक भी, इस पे हमारे कई न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं, और इस टॉपिक पे हमारा वैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और एनसीईआरटी में भी इस टॉपिक पे कई क्वेश्चंस हैं। देखो, रेजिस्टेंस, पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये मैंने एक मेटलिक कंडक्टर ले लिया, इसकी मान लो मैंने जो लेंथ है वो मैंने एल ले ली। अब जो ये है, दिख रहा है यहाँ, ये एक्चुअल में क्या होता है, एक सर्कल की फॉर्म में होता है। सर्कल की फॉर्म का यहाँ पर हम लेते हैं ए क्या है हमारा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो कंडक्टर की कितना लंबा है, यानी कि कितनी उसकी लेंथ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जितना जितना कंडक्टर मोटा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितनी उसकी लेंथ होगी यानी कि जितनी बड़ी हम वायर लेंगे उतना ज्यादा उसका क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। तीसरी चीज हमारी नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल मतलब अगर आपने अपने घर में एल्यूमिनियम की, कॉपर की वायर लगाई तो आपका करंट आसानी से फ्लो करेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आपने आयरन की वायर लगाई तो आपको करंट को फ्लो करने में रुकावट रहेगी, क्योंकि वो क्या है, इंसुलेटर। यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला था, पीछे वाले उस टॉपिक से हमारा फॉर्मूला आया था, R इज इक्वल टू में, यहीं से हमारा फॉर्मूला आता है R इक्वल टू में रो एल डिवाइड बाई ए, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या था, लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जब हम ये साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ जो हमारा कांस्टेंट आया है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और उसको हम लिखते हैं यानी डिनोट कर देते हैं रो से। हाँ, रो मतलब पी को थोड़ी सी ऐसे पीछे वाले गोलाई की शेप में दे देंगे, हम उसे बोलते हैं रो। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, अब हम उसे डिटेल में करेंगे। रेजिस्टिविटी एक्चुअल में मटेरियल की ही एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में रेजिस्ट यानी कि रुकावट पैदा करता है। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें हमारा जो फॉर्मूला था पीछे से हमारा आया था R इक्वल टू में रो एल डिवाइड बाई ए, यहीं से हमने रो की वैल्यू निकाली। यहाँ देखो ए क्या था हमारा, जो डिवाइड में था, वहां जाके ए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और एल क्या चला जाएगा, डिवाइड में। तो हमारा इसका फॉर्मूला आ जाएगा रो इज इक्वल टू में आर ए डिवाइड बाई एल। और इसकी सेम तरह से हम इसकी ऐसा यूनिट भी निकालेंगे,
इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। देखो रेजिस्टेंस की जो हमारी यूनिट पहले बताया था ओम होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर का स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है मीटर। तो 1 मीटर एरिया के मीटर के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारी जो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी कई बार न्यूमेरिकल्स में ये मतलब न्यूमेरिकल्स में इस तरह से दिया जाता है कि हमने मान लो एरिया क्रॉस सेक्शन है उसे डबल कर दिया, लेंथ को हाफ कर दिया, तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी उस केस में, क्योंकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है कांस्टेंट। और हमारे घर में हम जो है कॉपर एंड एल्यूमिनियम की वायर्स यूज करते हैं। अब उसकी वायर यूज करने का एक और कारण भी है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, यानी कि अगर रेजिस्टिविटी कम होएगी तो हमारा करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा और हमें ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ये सब भी नहीं आएगा, इसलिए हम ज्यादा कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स घर में यूज करते हैं। अब इससे आगे के टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप आपको ये समझ आए हो और आप इसे लाइक करिए। थैंक यू।